नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का हेडिंग है मित्रों, फिजिक्स भौतिकी से सेकेंड ईयर से चैप्टर नंबर 3 विद्युत चालन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि धारा की परिभाषा क्या है, धारा कैसे ओरिजिनेट होती है, पैदा कैसे होती है। साथ ही ये देखा कि ओम का नियम क्या है। फिर ये देखा आर किन चीजों पर डिपेंड करता है। संबंध निकाला आर बराबर रो एल बाई ए। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध तथा चालकता, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चाएं की। अब आज की हमारी हेडिंग का विषय है, आज हमारी चर्चा का विशेष विषय है मुक्त पथ, यादृच्छिक गति, क्रांतिकाल और अनुगमन वेग। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मुक्त पथ, यादृच्छिक गति, क्रांतिकाल तथा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का डेरिवेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जब हमें अनुगमन वेग का डेरिवेशन मिल जाएगा तो उससे हम ओम्स के नियम को भी सत्यापित कर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। अगर हम किसी चालक को ले लें और उसके अंदर झांकें तो चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। लेकिन अगर मैं कहूं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है तो ऐसा नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत अणु भी है और थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्जेस भी बीच बीच में फैले हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक आपको एस्टिमेट बता दूं, एक मोटा मोटा एस्टिमेट दे दूं आपको कि सर क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थिति किसी चालक में होती है, तो जवाब है किसी भी चालक में 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन औसतन। ठीक है, किसमें, किसी भी चालक में। तो एक चालक हो और पूछे सर जी 1 मीटर क्यूब में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संख्या जबरदस्त है मित्रों, 10⁻29। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक मतलब इधर उधर चलना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जब वो चलना प्रारंभ करेंगे तो प्लस से टकराएंगे, फिर झटका खाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर जाएंगे टकराएंगे, ऐसे कुछ होगा, फिर यहाँ टकराएंगे, उधर मुड़ जाएंगे, ऐसे ही चलेगा। ये भी वाला भी इससे टकराया, यहाँ आया, यहाँ टकराया, उधर गया, फिर कभी अणु से टकराया, नीचे आया। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मनमाने ढंग से इधर उधर चलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भारी धनायनों यानी कि पॉजिटिव तथा अणुओं से, ठीक है, अपनी गति के दौरान टकराते हैं और उनकी दिशा में देख रहे हैं आप लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके की गति हमारी क्या कहलाती है, यादृच्छिक गति। लिख लेंगे, अगर आपको लिखने का दिल करे और समझने का दिल करे तो मैं समझा ही रहा हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन भारी धनायनों से अपनी गति के दौरान लगातार टकराते हैं, जिनसे उनकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। ठीक है। अब आइए चलते हैं, जरा मुक्त पथ पर चलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चला, इस प्लस से टकराया, टकराने के बाद वो फिर इधर आया, मान लेते कोई प्लस से टकराया, तो इन दो टक्करों के बीच में चला गया पथ, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां जब चला, वो पिक्चर में से मैंने खींच लिया एक डायग्राम और दिखाया आपको। अगर ये इलेक्ट्रॉन गया, लड़ा, लड़कर फिर वापस आया, दूसरे किसी धनायन से टकराया, तो इस स्थिति में ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मुक्त पथ कहलाता है। यही रास्ता हमारा क्या कहलाता है, मुक्त पथ। ठीक है। दो टक्करों के बीच चली गई दूरी, दो टक्करों के बीच चली दूरी, बीच चली दूरी हमारी मुक्त पथ के नाम से जानी जाती है। अच्छा, एक बात और है, ये बताइए जब यहां से ऐसे टूर 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 करते हुए चल रहा होगा तो इतना देर ये क्या किया होगा, और फिर जब यहां से लड़कर ऐसे ऐसे चला होगा तो यहां पर ये क्या किया होगा, तो जवाब है सर यहां भी विश्राम किया होगा, यहां भी, क्योंकि इस दौरान कोई टक्कर तो है नहीं। तो दो टक्करों के बीच में जो आपका टाइम लैप्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांतिकाल। ठीक है। तो यानी कि हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो दो टक्करों के बीच का समय अंतराल, दो टक्करों के बीच का समय, बीच का समय अंतराल, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, श्रांतिकाल। ठीक है। अब अगर मैं ये मान लूं कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा पहला इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग u1 है, ठीक है, जिस दिशा में भी जा रहा हो, ठीक है, इसका क्या है, u2 है, ऐसे करते करते सर un है। ठीक है। तो ये बताइए कि सर इनका औसत उष्मीय वेग क्या होगा, यानी कि नॉर्मल स्थिति में, मैंने कोई इसमें झोल झाल नहीं किया है, एक नॉर्मल स्थिति में ले रहे हैं, तो औसत उष्मीय चाल क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, औसत उष्मीय वेग या चाल अगर कोई पूछे तो क्या होगा, तो औसत मैंने लगाया ही है। औसत का मतलब होता आंकड़ों का योग
बटे आंकड़ों की संख्या। हमारे पास u1, u2, u3 और un ये सब कुछ मौजूद हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, u1 प्लस u2 एंड डॉट डॉट un आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पर ध्यान दीजिए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, ऐसे झाम झाम मार मचा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बहुत ज्यादा। तो लेकिन जब इसका औसत निकाला गया, इसी कारण से कोई पॉजिटिव था, कोई निगेटिव था, कोई इसको काट रहा था, कोई इसको काट रहा था, तो पाया गया कि 0। यानी कि अगर हम सामान्य ताप पर, उसमें ताप पर बात करें, तो किस इलेक्ट्रॉन के इस गति के कारण हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, ना ही हमें कोई धारा मिलने वाली है। इसीलिए सामान्य ताप पर हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि औसत उसमें वेग क्या है, 0 है। अब मुद्दा ये आता है, सर इसको कैसे हम कुछ काम लायक बना सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि हम इसे काम लायक अब कैसे बनाएं। आइए ध्यान देते हैं। अब अगर हम इन सिरों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम इन सिरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र लगा दें, इधर प्लस कर दें, उधर माइनस, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जान चुके हैं कि उन्हें जाना किधर है। आप जानते हैं माइनस का लगाव प्लस की तरफ है, तो सब इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागना शुरू करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रास्ते में टक्कर नहीं करेंगे। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र लगा दें, तब क्या होगा, लगा देने पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर, ठीक है, धन की तरफ चलेंगे, यानी कि त्वरित होकर एक दिशा में चलने लगेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं, एक दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है, चलने लगेंगे। अब सवाल यहां पर रुकेंगे थोड़ा सा, हम कहेंगे सर जी ये त्वरित शब्द जो आपने यूज किया वो क्या है। तो जवाब, इस वैद्युत क्षेत्र के लगाने पर इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, जिसे हम फोर्स बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, me गुणे ए, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं वैद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूले की, तो आप सभी पढ़े हैं, E बराबर होता है F बाई क्यू, क्यू का मतलब यहाँ E से है, तो हम इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा E बराबर क्या, F। अब इन दोनों का अगर मैं कंपेयर कराऊं, तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता चलेगा me गुणे ए बराबर E गुणे E, इसलिए A बराबर हो जाएगा E अपॉन me। ये हमारे लिए खास हो गया, ये हमें पता चल गया कि सर ये A है, ये त्वरण है जो लगातार इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करता है, त्वरण का क्या काम होता है, वेग को बढ़ाना। अब ये कितने समय तक बढ़ेगा, तो जवाब होगा सर जी ये चला तो, देखिए ये चला तो, लेकिन ये टकरा गया, फिर चला तो टकरा गया। दिक्कत ये है कि चलते चलते टक्कर मारते चलता है, ठीक है। अगर ये टक्कर ना मारता तो उसका वेग काफी हो जाता, लेकिन ये वेग बढ़ कब तक रहा है, जवाब है जब तक ये टकराता नहीं, और जब तक टकराता नहीं है उस समय को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। तो हर किसी का वेग बढ़ेगा कितने देर के लिए, अपने श्रांति काल के लिए। लेकिन टक्कर चूंकि बार बार हो जाता है, कुछ तेज होते हैं फिर टकरा जाते हैं, कुछ तेज होते हैं तो फिर टकरा जाते हैं। तो मामला ये है कि उधर चलेंगे तो, लेकिन बहुत तेज नहीं चल पाएंगे, सरक सरक कर, रेंग रेंग कर, कराह कराह कर, इस तरीके से इस तरीके से एकदम से बिल्कुल करते हुए ऐसे चलेंगे। इसी चाल को, इसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक दिशा में चलने लगेगा, जिसके दौरान धन आयनों एवं ऋण आयनों से, धन आयनों एवं अणुओं से टक्कर के कारण उसका वेग उतना नहीं बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ पाएगा, और वह धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखिए वैद्युत क्षेत्र किधर है, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे, इधर, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, विपरीत दिशा में, ठीक है, गतिमान होंगे। उनकी यही चाल, उनका यही वेग, बल्कि उनका यही वेग अनुगमन वेग कहलाएगा, वेग v लिखकर नीचे d, vd कहलाएगा। अब d क्यों लग गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में हम अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब रेंग रेंग कर, सरक सरक कर, ढकेल ढकेल कर चलना, तो इसलिए vd, ठीक है, ड्रिफ्ट, सरकना या रेंगना या ढकेलना, ठीक है।
तो ढकेल ढकेल कर चलेगा। ठीक है, जैसे कोई बंद गाड़ी, थोड़ा सा धक्का मारा कुछ दूर गया, फिर धक्का मारा फिर कुछ दूर गया, तो ये हुआ। त्वरण के मामले में आप क्लियर हो चुके हैं। अब सवाल उठेगा क्या सर जी पहले वाला ही वेग u1 ही रहेगा, तो जवाब है नहीं। इस वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इनके वेग बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कितना बढ़ता है। तो अब नया वेग पहले इलेक्ट्रॉन का v बराबर u प्लस at आपने पढ़ा है, हम यहाँ टाउ लगा लेंगे। टाउ किसे कहते हैं? श्रांतिकाल को। टाउ किसे कहते हैं? श्रांतिकाल को। फिर बोलिए जरा, v2 बराबर कितना हो जाएगा? u2 प्लस a टाउ। फिर v3 बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे u3 प्लस a टाउ। इस तरीके से हम कह सकते हैं सर vn बराबर un प्लस ए टाउ, ये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है सर अनुगमन वेग निकालना है, तो अनुगमन वेग है क्या वाकई में? इन्हीं का औसत। ठीक है, अनुगमन वेग क्या है? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के चलने के का वेग, तो इसलिए हम कह सकते हैं अनुगमन वेग इनका औसत होगा। तो अनुगमन वेग यानी कि Vd बराबर क्या लिखा जाएगा? कहेंगे सर जी V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn बाई क्या लगा सकते हैं हम? n। तो V1 की वैल्यू हमारी u1 प्लस ए टाउ, अगला हो जाएगा u2 प्लस ए टाउ, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते un प्लस ए टाउ। अब देखिए u वालों को आप अलग कर लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। u वालों को अलग, u1 प्लस u2, इनको अलग, un अपॉन लगाया प्लस लिखा ए टाउ, दो बार हुआ तो 2 टाइम ए टाउ, 3 बार होगा तो 3 बार ए टाउ, n बार है तो n ए टाउ, और सभी के नीचे देखिएगा n था तो अपॉन में n कर लिया। ठीक है, और ये अभी आपने निकाला था, ये हमारा क्या था? औसत उष्मीय वेग। ये क्या था? औसत उष्मीय वेग। औसत उष्मीय वेग का मान कितना होता है? तो जवाब होता है सर 0, यानी कि पूरा गायब। और हमें मिल गया Vd बराबर ए भी कट गया हमारा, ये हो गया हमारा ए टाउ। और ए की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, कितना आया था हमारा? ए बराबर आपको याद होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बराबर था हमारा एफ बराबर ई बराबर एफ बाई क्यू, यानी कि ई इंटू ई। ठीक है, तो ए का मान हमारा था ई अपॉन एम ई, वहीं रख देते हैं हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारा? ई अपॉन एम ई, आगे क्या हो गया? टाउ। अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में भी मैंने आपको याद कराया कि अगर ये आपको बहुत मजा ना दे रहा हो तो आपको मालूम है ई बराबर क्या होता है? वी बाई एल, विभव प्रवणता संबंध है ये, तो आप यहाँ पर वी बाई एल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडी के लिए संबंध। बाकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आई और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब देखिए आई और अनुगमन वेग में संबंध, आई तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग यानी कि वीडी में संबंध, वीडी में संबंध ये देखेंगे, और उसके बाद अंतिम हेडिंग हमारी होगी कि ओम नियम का सत्यापन। पहले हम यहाँ वीडी लिख भी देते हैं क्योंकि वीडी का आउटपुट हमें मिल चुका है, ई टाउ अपॉन एम ई। ठीक है, और इसे ये भी लिखा जा सकता है ई की जगह वी बाई एल, तो ई टाउ अपॉन एम ई, दोनों ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक हेडिंग और भी यहीं पर समझना चाहें छोटी सी, तो यहाँ पर एक हेडिंग है गतिशीलता, उसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक सिंपल सी हेडिंग है गतिशीलता। ये क्या होता है? इसे म्यू से दर्शाते हैं। ये क्या होता है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूंगा, अपने आप आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो मैं जान रहा था, बहुत ही आसान था मेरे लिए निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर है सर वीडी तथा ई के अनुपात को, वीडी तथा ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके लिए अंडरलाइन करने वाली बात ये हो गई कि सर यहाँ पर देखिए ये यहाँ आ सकता है, तो अगर वो नीचे आ गया तो वी डी बाई ई हो गया, जिसे हम म्यू कह लेंगे, पर यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई ई टाउ बाई एम ई, गतिशीलता का मान भी हमें फोकट में आसानी से मिल चुका है। ठीक है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, अंग्रेजी में हम बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि म्यू का मान हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए इसके ऊपर ऐसे मोड लगा रहता है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए वापस आते हैं आई तथा वीडी में संबंध। आपको समझाया गया कि जब हम इसको किसी भी बैटरी से जोड़ दें, अब तो कह दें यानी कि वैद्युत क्षेत्र लग गया है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। मेरे भाई किस गति से चलना शुरू करेगा? वीडी से। इस चालक की लंबाई हमने एल मान ली है। ठीक है, हम आई निकालना चाहते हैं, आई बराबर क्या होता है हमारा? क्यू बाई टी। तो मुझे क्यू चाहिए, टी चाहिए।
आइए देखिए Q बराबर क्या होता है, आप सभी ने खूब पढ़ा है। Q बराबर क्या होता है, सबको याद होगा, N गुणे E होता है। ठीक है, N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये N कैसे निकलेगा, तो जवाब होगा सर N बराबर हो जाएगा हमारा N इंटू आयतन। एक मिनट, N हमारा हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमने एक N लिया है जो है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक लंबाई पर, सॉरी एकांक आयतन पर। ठीक है, अब यहाँ आयतन पर बोलने से पहले मैं याद फिर करा दूं, आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई या ऊंचाई, आप कर सकते हैं। तो बताइए जरा, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो इस तार की जो मोटाई होती है, अनुप्रस्थ काट होता है, यही हमारे लिए आधार का क्षेत्रफल। इसको आप पकड़िए, ऐसे खड़ा कर दीजिए, जरा ध्यान दीजिए ऐसे, तो ये एक बेलन बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आधार का काम ये कर रहा है, और जो लंबाई है वही किसका काम कर रही है, ऊंचाई का। तो हम कह सकते हैं सर जी इसकी जगह एल हो सकता है। तो अब बताइए मुझे n चाहिए, तो हम कहेंगे सर जी Q बराबर n के जगह क्या रख लिया जाए, सॉरी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कह रहा है एकांक आयतन पर, ये n है, तो n बटा क्या है, वाकई में Al है। अब ये हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एकांक आयतन खत्म करना पड़ेगा, इसलिए इसमें Al का गुणा कर देंगे, हमारा आयतन वही है। ठीक है, चलिए ये हो गया, E आगे है ही है। अब दूसरी चीज देखिए जरा, T क्या है, तो जवाब है सर T समय है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस छोर से उस छोर तक जाएगा। तो इसको जानने के लिए हम कहेंगे सर दूरी, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरा छोर, और फिर बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल का मतलब Vd, समय का मतलब T से है। तो दूरी हमारी यहां से यहां तक की लंबाई L है, आगे Vd है, इंटू T है, तो T बराबर L बाई क्या हो जाएगा, Vd। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, L बाई क्या, Q बटे क्या हो जाएगा, L बाई Vd। ठीक है, तो ये उलट जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो भी होना होगा Q Vd बाई L। अब देखिए कितने आराम से हमने रिलेशन निकाल लिया। Q की जगह में क्या लिखना है, N A L, आगे है Vd, नीचे हो गया हमारा L, L से L हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट और, हमारा Q बराबर Ne होता तो हमारा एक E छूट रहा है, Q में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne, तो यहाँ पर E भी एक छूट रहा है हमारा, ये तो हमारा हो गया I बराबर NaeVd। ठीक है, ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और Vd में संबंध हो गया। ठीक है, पीछे आप Vd निकाल चुके हैं, तो अब तैयारी है ओम्स नियम की। ध्यान से देखिएगा कितना आसान काम था, फिर से देख लें, I बराबर Q बाई टी, तो एक बार Q निकाल लिया, Q क्या होता है, N गुणे E, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन। N कैसे निकलेगा कैपिटल N, तो जवाब है N गुणे Al कर कर, क्यों, क्योंकि स्मॉल n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन पर, अगर आयतन का गुणा कर दे तो नीचे से आयतन कट जाएगा और हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। दूसरी ओर यहां से यहां तक जाने का समय t कहलाएगा, तो एक छोर से दूसरा छोर जाने की दूरी बराबर चाल गुणे समय, Vd गुणे t, तो t का मान हमारा आ गया L बाई Vd। इसे उठाकर हमने रख दिया और हमें संबंध मिल गया, अच्छे से याद कर लें, I बराबर NeAVd। ठीक है, अब चलिए ओम्स लॉ की तरफ। ओम का नियम, ओम क्या के नियम की व्युत्पत्ति, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपने देखा भी, आपके पास है NeAVd, ये आपका एक रिलेशन है, और दूसरा है हमारे पास Vd बराबर, देखिए दो है, एक E के साथ है और एक V के साथ है। ओम्स नियम में हमें क्या चाहिए होता, हमें यही दिखाना होता कि V बाई आई हमारा क्या है, अचर है, यही ओम नियम है। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि सर हमें V दे दो, I दे दो, मैं रेशियो ले लूंगा, काम हो जाएगा हमारे यहाँ। V का मतलब किससे है, वोल्टेज से। तो चलिए वहां पर देखें क्या आ जाएगा, V E टाउ, नीचे L M E, तो यहाँ हमें V मिल सकता है, I हमारे पास सही है, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जवाब होगा सर VD L M E अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा E और टाउ बराबर V हो जाएगा, सॉरी बराबर कैपिटल V हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमें यही दिखाना है, हमें दिखाना क्या है कि V बाई आई एक कांस्टेंट होता है, एक अचर होता है, और ऐसा आ गया तो ओम नियम, इसी अचर को हम किससे जानते हैं, आर के नाम से जानते हैं। तो चलिए जरा, अब हमारे पास V भी है, V बाई आई की बात करें, V हमारे पास है V
डी एल एम ई बाई ई टाउ, और आई की मान है हमारे पास एन ई ए वी डी। तो चलिए क्या क्या होगा हमारा देख लें, कट जाएगा, कुछ कटेगा हमारा, तो जवाब होगा हाँ सर वी डी से वी डी कटेगा, और वी बाई आई हमारा आ रहा है एल एम ई, नीचे ये सारी चीजें आ जाएंगी तो एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब बताइए जरा ये एल क्या है, अगर कोई पूछे हमसे कि सर एल क्या है, तो जवाब हो जाएगा सर जी चालक की लंबाई, एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन पर, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ए क्या है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, टाउ हमारा क्या है क्रांतिकाल। यानी कि ये सभी चीजें सब चीजें क्या है अचर हैं, ये भी अचर और नीचे वाला भी अचर, अचर बटा अचर एक अचर कहा जा सकता है, और इस अचर को ऐसे काट कर एक स्पेशल नाम दे दिया गया आर, और यहां से हमारा ओम नियम निकला। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर अब हमको आर की वैल्यू भी मालूम है, ये होता है एल, नीचे एम ई छोटा सा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो उम्मीद करता हूं मैंने लगभग इस चैप्टर की 40% थ्योरी 2 वीडियोस में कवर कर दी है, जो आपको बहुत पसंद आए और आपकी प्यारी कमेंट्स हम तक आए, ताकि हमारा हौसला बढ़े, ताकि हम अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सके। मैं समझता हूं इस पूरे चैप्टर में हमें 5-6 वीडियो की जरूरत है, जो बड़े ही आराम से पूरे चैप्टर को कवर कर देगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत आपसे, एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।